हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस इज द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड होम रूल लीग। सबसे पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक हम डिस्कस 1907 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ मूवमेंट उठी थी, क्या स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। मॉडरेट्स ने बोला कि ऐसे करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट्स ने बोला ऐसा करेंगे, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर उसी डिसएग्रीमेंट पे हो गया सूरत स्प्लिट, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हो गए मॉडरेट से फ्रॉम नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद क्या हुआ, जब सूरत स्प्लिट हुआ, मॉडरेट्स ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट्स के पीछे चले थे। एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि हम मास मूवमेंट बनाएंगे, इसको बंगाल से बाहर ले जाएंगे। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट उन पर टूट पड़ी और बाल गंगाधर तिलक को जेल लिया गया। लाला लाजपत राय ने वो बाहर चले गए और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम पॉलिटिक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार उन पर होने लगा। तो उसके बाद मूवमेंट हो जाती है लीडरलेस और आ जाता है वजूद में क्या, मिलिटेंट नेशनलिज्म, यानी कि रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज के बारे में हमने पढ़ा किस तरह से बंगाल में एक्टिविटीज़ हुई, पंजाब में क्या एक्टिविटीज़ हुई, महाराष्ट्र में क्या एक्टिविटीज़ हुई। फिर अब्रॉड में हमने देखा किस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई अगेंस्ट इंडिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से हम कहाँ पे पहुँच गए, 1914 में, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के नज़दीक। इसी 1914 में बाल गंगाधर तिलक को जेल से छोड़ दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट किन के बीच होता है, 1914 से लेकर 1919 तक ये चलता रहता है। एक तरफ से होते हैं अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें मेन कंट्री है ब्रिटेन एंड फ्रांस। इसको फिर मदद भी करते हैं रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान। तो मेन कौन होती है, ब्रिटेन एंड फ्रांस। दूसरी तरफ से कौन होता है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। ये आप सब लोगों ने अभी तक पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये 8th 9th 7th में पढ़ाया जाता है। तो ये था वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब ब्रिटेन को लड़ाई करनी है, तो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे उनका अब इसके रेस्पॉन्स में क्या जवाब था कि हम क्या करें इस टाइम पे, ब्रिटेन के साथ लड़ाई करें, उनको साथ दे, क्या करें। तो मॉडरेट से उन्होंने बोला कि बहुत सारे रिफॉर्म्स ब्रिटेन ने दिया है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। किनको, ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए इन द वॉर। इसी तरह एक्सट्रीमिस्ट, जब बाल गंगाधर तिलक को जेल से छोड़ दिया जाता है, वो भी अपनी आइडियोलॉजी चेंज करता है। वो बोलता है कि अभी तक इस वायलेंस से कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे ही बात करनी चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि हम ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी मांगे क्या है कि वार के बाद हमें सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए। ये थी एक्सट्रीमिस्ट्स का मानना। रेवोल्यूशनरीज ने क्या बोला, रेवोल्यूशनरीज मिलिटेंट नेशनलिज्म जिन्होंने हथियार उठाए थे, उन्होंने बोला ये अच्छा मौका है इन पे वार करने का, तो हम अपनी कंट्री को लिबरेट कर सकते हैं। क्यों, बहुत सारे फौज अंग्रेज़ों को यहाँ से ले जाने पड़ते थे लड़ाई करने के लिए। एक टाइम ऐसा हुआ था यहाँ पे सिर्फ रह गए थे वाइट फोर्सेस कितने, 15,000। इसलिए रेवोल्यूशनरीज बोलते थे कि हम जर्मनी से हथियार मंगाएंगे, दूसरी कंट्री से हथियार मंगाएंगे और यहाँ पे इनको अटैक्स करेंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा था गदर पार्टी में सिंगापुर म्यूटिनी हुई थी, इसी तरह से हमने जिमरमैन प्लान में भी देखा था किस तरह से जर्मनी से हथियार मंगाए गए थे। तो ये था रेस्पॉन्स बाय नेशनलिस्ट्स। अब हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई, होम रूल लीग। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को कब छोड़ दिया जाता है जेल से, 1914 में। अब उसको मूवमेंट को स्टार्ट करना है कि क्या करना है, कैसे चलाना है, तो वो स्टार्ट करता है होम रूल लीग। इस होम रूल लीग से कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स याद रखने हैं, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। तो एनी बेसेंट कौन थी, ये थी एक आयरिश थियोसॉफिस्ट। ये आई थी इंडिया कब, 1896 में। एनी बेसेंट कब रही थी, प्रेसिडेंट कब बनी थी। एनी बेसेंट ने कंपेन स्टार्ट की कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि इसने सेल्फ गवर्नमेंट पे कंपेन चलाई बाय 1915 से ही इसने स्टार्ट किया था, थ्रू न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स। एनी बेसेंट के कौन थे, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से होम रूल लीग स्टार्ट हुई। फिर ये कांग्रेस के साथ भी बात करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स बाल गंगाधर तिलक वगैरह लीडर्स ये मॉडरेट्स के साथ बात करते हैं कि बोलते हैं कि हमें अब एक
मिलना चाहिए। 1916 में सेशन हो जाता है तो कांग्रेस मॉडरेटर्स बोलते हैं ठीक है आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन होम रूल लीग को छोड़ दो। लेकिन बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट इनको ये देते हैं, बोलते हैं कि होम रूल लीग पे बात करो, आप सेल्फ गवर्नमेंट पे बात करो, वरना हम अपनी होम रूल लीग स्टार्ट करेंगे। जब मॉडरेटर्स कुछ नहीं बोलते हैं तो ये अपनी होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होम रूल लीग स्टार्ट कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक। डेट क्या होता है? अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक अपनी होम रूल लीग स्टार्ट करता है। ये किस किस एरिया में करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार, इसके ये मेन एरियाज होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बॉम्बे सिटी इंक्लूड नहीं होती है, यहाँ पे ये नहीं चलाता है। इसके कितने ब्रांचेस होते हैं? 6 ब्रांचेस इसके होते हैं। इसकी मांगे क्या होती है? मेन जो ये मांगता है स्वराजी यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। फिर जब लिंग्विस्टिक स्टेटस बननी चाहिए, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेटस बननी चाहिए, जो कि आगे जाके बनती है आज़ादी के बाद भी। और यहाँ पे जो एजुकेशन है वो वर्नाक्युलर होना चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया था। ये थी इसकी मेन मांगे। इसके बाद एनी बेसेंट भी अपनी होम रूल लीग स्टार्ट करती है। ये 2 पर्सनालिटीज़ होते हैं जो अपनी अपनी होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं। ये कब स्टार्ट करती है? ये करती है सितंबर 1916 में। कवर्ड रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। बॉम्बे सिटी महाराष्ट्र में नहीं हुई थी इंक्लूड बाल गंगाधर तिलक के अंडर, वो किसने कवर कर दिया? वो किया एनी बेसेंट ने। और इसकी ब्रांचेस कितनी होती है? 200 ब्रांचेस। इसका जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है वो होता है जॉर्ज अरुणदले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और जो मेन वर्क करता है एनी बेसेंट की होम रूल लीग का, वो कौन करता है? बीवी वाडिया एंड सीपी रामास्वामी अय्यर। ये 3 नेम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी एजुटेशन को आगे जाके कौन कौन लीडर ज्वाइन करता है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय और जीके गोखले की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसके मेंबर भी इसमें ज्वाइन करने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस हो जाती है लोगों में। अब देखते हैं गवर्नमेंट रिप्रेशन, यानी कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था होम रूल लीग के अगेंस्ट। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया इसको। स्टूडेंट्स को प्रोहिबिट किया गया फ्रॉम अटेंडिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स। बाल गंगाधर तिलक को बोला कि आप पंजाब और दिल्ली नहीं आ सकते। इसी तरह फिर 1917 में बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुणदले और एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया, पूरे इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट्स होने लगे। और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, कि जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया तो यहाँ पे अपना नाइटहुड किसने दे दिया, रिनाउंस किसने किया? वो था सर एस सुब्रमण्य अय्यर। आगे जाके हम जब जलियांवाला बाग मैसेकर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किसने अपना नाइटहुड रिनाउंस किया। एनी बेसेंट को जब अरेस्ट किया गया तो किसने नाइटहुड रिनाउंस किया? सर एस सुब्रमण्य अय्यर। फिर जब गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है तो एनी बेसेंट को रिलीज़ किया जाता है। इसी टाइम पीरियड में क्या हो जाता है? लखनऊ सेशन, जो मैंने इंपॉर्टेंट सेशंस में आपको बताया था। मैंने आपको बोला था कि बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला था अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे ही बात करेंगे, वायलेंस से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? जब उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे, दैट मीन्स आइडियोलॉजी किससे मिलने लगी? मॉडरेट्स के साथ। फिर यही सेशन हो जाता है लखनऊ में 1916 में, जिसमें इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है फिर से, किसमें? कांग्रेस में। किनको? एक्सट्रीमिस्ट्स को। इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन होता है? AC मजुमदार। AC मजुमदार। यहाँ पे ही एक वेरी इंपॉर्टेंट पैक्ट हो जाता है जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट। हमने पढ़ा है कि जब 96 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, फिर उसको एनल किया गया था 1911 में, जिसकी वजह से मुस्लिम्स बहुत नाराज़ हुए थे। वही मुस्लिम चाहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बना दी जाए, वहीं पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो पूरी इंडिया में कॉलेजेस वगैरह बनाए, लेकिन वो भी नहीं माने गए, उस पर भी बहुत नाराज़ हुए थे। टर्की पे मैंने बोला था कि वहाँ पे मुस्लिम्स का एक खलीफा होता था जो मुस्लिम हेड माना जाता था। ब्रिटेन ने मुसलमानों ने ब्रिटेन को बोला था कि उनकी मदद करो बाल्कन
वार्स में, क्योंकि टर्की बहुत सारे बाल्कन कंट्रीज़ के साथ वार कर रहा था इसी टाइम पीरियड में। तो मुसलमानों की ये बात भी नहीं मानी गई, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा था, तो उन्होंने उनकी मदद नहीं की, टर्की की मदद नहीं की। इस पर भी मुसलमान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। फिर मुसलमानों ने क्या बोला कि ब्रिटेन हमें कुछ नहीं देगा, हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे, यानी कि हम भी सेल्फ गवर्नमेंट पे बात करेंगे, हम भी स्वराज मांगेंगे, हम भी ब्रिटिश से क्या मांगेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी मिल गई किसकी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, यानी कि दोनों ने बोला कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट पे बात करनी चाहिए, इसीलिए इनका पैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लीग एग्री टू प्रेजेंट जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स विद कांग्रेस टू द गवर्नमेंट, यानी कि हम जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स मांगेंगे, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट पे बात करेंगे। बदले में कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस ने बोला कि हम एक्सेप्ट करेंगे मुस्लिम लीग पोजीशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि मुस्लिम लीग बोलते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, कि जहाँ पे मुसलमान ही उठेगा किसके लिए, चुनाव के लिए, और मुसलमानी वोट डालेगा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे टू नेशन थ्योरी का है आगाज़ हो जाता है। क्यों, कांग्रेस ने जब एक्सेप्ट कर लिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स, दैट मीन्स कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो एक साथ मिल गए, यानी कि उन्होंने बोला कि जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हम मांगेंगे, बट एज टू डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनकी दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। यही आगे जाके फिर टू नेशन थ्योरी का ये बन जाता है, बेसिस बन जाता है। और 1919 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दिए जाते हैं उनमें मुसलमानों को फिर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल भी जाता है। तो ये था लखनऊ सेशन। इसी टाइम पीरियड की बात यह है कि अगस्त डिक्लेरेशन हो गई। वर्ल्ड वार फर्स्ट में तो क्या हुआ था, मॉडरेट्स ने बोला हम सपोर्ट करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट ने भी बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें सेल्फ गवर्नमेंट पे बात होनी चाहिए। फिर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट पे, फिर 1917 में यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है कौन, एडविन सैमुअल मोंटेगो। मोंटेगो मोरले रिफॉर्म्स, मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे 1919 में। 1919 के जो रिफॉर्म्स थे वो उस टाइम पे भी यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो ये अगस्त 1917 में ब्रिटिश में पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या बोलता है, ये एक भाषण देता है यही सेक्रेटरी स्टेट, जिसपे क्या बात करता है, द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम इंडियंस को और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने देंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडियंस को इंट्रोड्यूस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इंडिया को इंस्टीट्यूशंस, और आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस विद ए व्यू टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ताकि आहिस्ता आहिस्ता से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए कहाँ पे, इंडिया में, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन जो इंटीग्रल पार्ट रहेगी किसकी, ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे भी गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें ज़्यादा इंडियंस होंगे, इंडियंस ही अपने आप पे रूल करेंगे, लेकिन वो हमारे अंडर रहेंगे। यानी कि यहाँ पे मोंटेगो ने क्या बोला, इसने सेल्फ गवर्नमेंट पे बात की। अभी तक जो लीडर्स थे अगर वो सेल्फ गवर्नमेंट मांगते थे, अगर वो स्वराज की बात करते तो उन पे सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते थे। लेकिन अब जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने खुद ही बोला कि यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का मकसद है हमारा, ब्रिटिश एम्पायर का यही मकसद है कि यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाए, तो अब अगर एक्सट्रीमिस्ट्स हो, रेवोल्यूशनरीज हो या मॉडरेट्स हो, अगर अब वो सेल्फ गवर्नमेंट पे बात करेंगे, स्वराज पे बात करेंगे, उन पे कोई सेडिशन चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये था अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। अब हमने देखा वर्ल्ड वार फर्स्ट में किन किन के बीच हुआ था, क्या हुआ था। यहाँ पे होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी। इसी टाइम पीरियड में कांग्रेस और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में वो फिर से मिल गए थे, और लखनऊ पैक्ट हुआ था बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, और अगस्त डिक्लेरेशन भी इसी टाइम पीरियड में हो जाता है। इसी के बैकग्राउंड में हमें देखना कि क्या चल रहा है। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वो क्या है, इमरजेंस ऑफ गांधी इन जनवरी 1915। यहाँ पे इंडिया आ जाते। गांधी जी अभी तक कहाँ थे, वो फॉरेन में पढ़ते थे, साउथ अफ्रीका में भी थे। फिर साउथ अफ्रीका में उसने क्या किया, अगर इंपॉर्टेंट बहुत सारे कुछ पॉइंट्स थे वो हम लाएंगे यहाँ पे, लेकिन फिलहाल हम इमरजेंस ऑफ गांधी को देखेंगे कि वो इंडिया में आ जाते हैं। यहाँ पे उस टाइम पे क्या चल रहा है, वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है, और होम रूल लीग यहाँ पे
चल रही है। तो इस बैकग्राउंड को आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम रिलेट करके पढ़ेंगे तब जाके आसान हो जाता है याद रखना। तो गांधी जी जब जनवरी 1915 में यहाँ पे आ जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, ही डिसाइडेड टू टूर द कंट्री द नेक्स्ट 1 ईयर टू सी द कंडीशंस ऑफ मासेस। उसने बोला कि 1 साल तक मैं पूरे इंडिया का टूर लगाऊंगा, देखूंगा कि लोगों की कंडीशन क्या है, क्या मांगते हैं, क्या उनका मानना है, तब जाके मैं कोई पोजीशन लूँगा ऑन एनी पॉलिटिकल मैटर। तब तक मैं कोई पोजीशन नहीं लूँगा किसी भी पॉलिटिकल मैटर में, ना मैं मॉडरेट्स के साथ जाऊँगा, ना मैं एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ जाऊँगा, ना मैं रेवोल्यूशनरीज के साथ जाऊँगा। मैं पहले 1 साल के लिए खुद देखूँगा कि लोग क्या मांग रहे हैं। यहाँ पे 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी, 1915 में गांधी जी आए थे। इसका मतलब उसके बाद यहाँ पे होम रूल लीग स्टार्ट हो गई। तो ये उसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि इसका मानना था कि बेस्ट इट इज़ नॉट बेस्ट टाइम टू एजिटेट फॉर होम रूल लीग व्हेन ब्रिटिश वाज इन मिडल ऑफ वॉर। जब ब्रिटिश वॉर कर रहा है तो यहाँ पे एजिटेशन नहीं करनी चाहिए, ये गांधी का मानना था। तो अब आगे जाके हम इसी को डिस्कस करेंगे। गांधी जी जब 1915 में यहाँ पे आते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे अपनी मूवमेंट चलाते हैं, वो देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए।